चलो तो पिछले क्लास से अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लो, थ्योरी में अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, और नहीं है तो क्विकली हम लोग कल का रिकैप करेंगे, कल जो भी कवर किए थे, और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो कल के क्लास में हम लोग कपल के बारे में समझे थे, और उस कपल का टॉर्क, टॉर्क या टॉर्क के लिए दूसरा वर्ड यूज किया जाता है मोमेंट। मोस्टली ट्वेल्थ लेवल में टॉर्क ही ज्यादा वर्ड बोल रहे होते हैं, बट मोमेंट भी सेम मतलब होता है, मोमेंट बोलो या टॉर्क बोलो। तो किसी कपल का हम लोग टॉर्क निकालना सीखे थे कल। तो कपल का पहले मतलब क्या होता है, सिंपली दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहा है किसी बॉडी पे, तो बोलोगे कि वो दोनों का दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मिलके एक कपल बना। ठीक है, सिंपल एफ और माइनस एफ, दोनों के बीच डायरेक्शन में अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों फोर्स का, बीच का कुछ डिस्टेंस हो सकता है डी, किस डिस्टेंस डी पे एक्ट कर रहा होगा दोनों का दोनों, तो वो कहलाएगा कपल। वही डी अगर जीरो हो गया तो एफ और माइनस एफ एक ही लाइन का लॉन्ग आ गया, तो वो तुम्हारा एक्शन रिएक्शन का पेयर कहलाएगा। मतलब कपल का एक स्पेशल केस है एक्शन रिएक्शन पेयर। मतलब एवरी एक्शन रिएक्शन पेयर इज ए कपल, बट एवरी कपल इज नॉट एन एक्शन रिएक्शन। वो एक एक्शन और रिएक्शन पेयर का कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो सिंपल हम लोग देखे थे, कंक्लूजन ये लिखे थे, जिसका प्रूफ नहीं दिए थे तुम लोगों को, कैसे उसको प्रूव करेंगे कि कपल का मोमेंट, सॉरी टॉर्क बोलने का ज्यादा हैबिट है एक्चुअली, मोमेंट बोलते रहे, पर ट्वेल्थ लेवल पे हम लोग का भी हैबिट टॉर्क ही बोलने का ज्यादा था, बट जब से कॉलेज में गए उसका मोमेंट ज्यादा बोलने का आदत हो गया। तो टॉर्क, कपल का टॉर्क पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, कपल का पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है, कोई भी पॉइंट लो इस स्पेस में, कपल का टोटल मोमेंट, टॉर्क, मोमेंट दोनों सेम मतलब है। हम दोनों वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं इंटरचेंजेबली, तो समझ पा रहे हो होपफुली। इसका प्रूव करने के लोग बोलते, प्रूव करके लाने के लिए कि कपल का मोमेंट पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है, ट्राई किए हो क्या कोई भी? किए थे। ओके चलो अभी इस पे नहीं जाएंगे, जस्ट ट्राई किया तो अच्छी बात है। टॉर्क आता कितना है, सिंपल उस कपल में फोर्स का मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही, इनटू डिस्टेंस कर देना है दोनों के बीच का, वो तुम्हें दे देगा मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑफ ए कपल। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, एक तरीका तुम लोग भी बोले थे कि वो अपोजिट है, पहले किसी एक के हेड से किसी दूसरे के टेल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। बाकी तुम किसी पॉइंट पे बैठ जाओ, उसके बाद टॉर्क सोचो, सेम रिजल्ट आने वाला है। डायरेक्शन निकालने के लिए आसान तरीका तुम लोग कल बोले थे कि अगर ऐसा कुछ दिए हुआ है वो तरीका वर्क करेगा। मान लो एक फोर्स ऐसा और एक फोर्स ऐसा, उनसे बोला कि इस कपल के टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो आसान है, फोर्स इनटू डिस्टेंस कर दो। डायरेक्शन क्या होगा, तो सिंपल पहले के हेड पे आ जाओ, दूसरे के टेल की तरफ जाने की कोशिश करो, क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज टॉर्क। किसी एक के हेड से या यहीं से जाकर देखो, इसके हेड से इसके टेल पे, ये तुम ही लोग वाला तरीका हम बोले कल जो बोले थे, ये भी क्लॉकवाइज ही आ रहा है, तो क्लॉकवाइज। नहीं तो फिर किसी पॉइंट पे बैठ जाओ, वहां से फिर देखो आर क्रॉस एफ करके, हाथ घुमा करके, बात सेम ही है, जैसे तुमको आसान लगे। चलो ठीक, अगेन इसका प्रूफ अपना पेंडिंग रह जाता है, यह प्रूव करना कि कपल का मोमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ पॉइंट, हम लोग लास्ट में स्पैन। फिर आए थे हम लोग इक्विलिब्रियम पे, किसी बॉडी को कब बोला जाता है कि इक्विलिब्रियम में। तो देखो कंप्लीटली अगर इक्विलिब्रियम का मतलब बोले तो दो पार्ट में उसका मतलब होता है, ट्रांसलेशनली भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए और रोटेशनली भी। ट्रांसलेशनली हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम शुड बी जीरो, वो जीरो होना चाहिए। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है, भाई फोर्स तो जीरो था ट्रांसलेशनल में, प्लस प्लस रोटेशनली भी मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, और उसके लिए क्या कंडीशन है, टोटल टॉर्क ऑन द सिस्टम जीरो होना चाहिए, टोटल टॉर्क ऑन द सिस्टम जीरो होना चाहिए। बहुत सारा फोर्स लगा और सारे का टॉर्क जोड़े तो जीरो आना चाहिए, तब बोलेंगे सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम में। और यह नेट टॉर्क भी किस पॉइंट के वॉट निकाल रहे हो डिपेंड नहीं करता, ये अभी कंक्लूजन यहाँ पे लिखे हुए। इसलिए यहाँ पे वापस से नहीं बोले थे कि टोटल टॉर्क किस पॉइंट के वॉट जीरो करना है, जिस पॉइंट के वॉट मन है उस पॉइंट के वॉट टोटल टॉर्क ले लो, उसको जीरो कर इक्विलिब्रियम के। तो अगेन यहाँ पे लिखे थे अगर नेट फोर्स जीरो है तो टॉर्क किस पॉइंट के वॉट ले रहे हो फर्क नहीं पड़ता, सेम आता है। अगेन इसका भी प्रूफ हम पेंडिंग छोड़ रहे हैं, लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो डिस्कस कर लेंगे। जरूरत बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस जस्ट नॉलेज के लिए बता देंगे लास्ट में बोलोगे तो। चलो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, सिंपल फंडा में टॉर्क निकालना सिखा दिए, कैसे टॉर्क निकाल दो, फोर्स का एनालिसिस पहले ही से जान दो, मतलब करते ही आ रहे हो, एलएम से ही हम लोग सीख रहे हैं। एफबीडी बनाना है, सारे फोर्सेज का नेट रिजल्टेंट एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ वाई इक्वल टू जीरो करना, और फिर किसी एक पॉइंट पे बैठ जाओ, उसके बाद टॉर्क लो, टॉर्क को भी जीरो कर दो, इक्वेशन सॉल्व करो, सारा वैल्यू आए। ये क्वेश्चन था जो हम लोग जस्ट बोल के छोड़ दिए थे, ट्राई किए हो, आंसर आया तो बोलो। जी भैया।
तो बोलो N1 कितना है? N1 तो mg होगा, दिख रहा है डायरेक्ट। हाँ N2 कितना है? तो N2 है mg/2 cot थीटा। mg/2 cot। N1 हो गया mg और N2 आया है mg/2 cot थीटा। क्या जी भैया। N2 जितना होगा उतना ही फ्रिक्शन होगा। जी भैया। FBD से दिख रहा है। तो N2 इज इक्वल टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू, तुम जो बोल रहे हो वैल्यू, mg/2 cot थीटा। इधर मनीषा यही आंसर है क्या? जी भैया। ओके, सेम आंसर है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर हम डिस्कस भी इसको नहीं करेंगे और होपफुली अब तुमको होना चाहिए सब कुछ। चलो ठीक है, आगे बढ़। कुछ करना नहीं है, फोर्सेस बैलेंस करो, टॉर्क किसी पॉइंट पे बैठ जाओ, जीरो कर दो, कर लियो होगा होपफुली। चलो फिर सेम तरीके एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला है इक्विलिब्रियम पे, तुम लोग को ही सॉल्व करना है। देखो एक क्वेश्चन दिए हुआ है तुमको, मास सेम लेंथ एल वगैरह दिए हुआ, ठीक है। बस जस्ट यहाँ पे देख लो, पिवट वर्ड देख रहे हो क्या? यहाँ पे पिवट, जी भैया। ये ऐसा जहां पे बना के दे, ये देख रहे हो ऐसा कुछ, ये ध्यान रख लो, नोटेशन से पहचानना है तुमको। ऐसा कुछ बना के दे और ऐसा यहाँ पे लगाया हो, इसको बोलते हैं हिंज, इसको बोलते हैं हिंज। ऐसा ज्वाइंट जहां पे भी दे, ये हिंज कहलाता है। हम लिख रहे हैं, ये लिख लो क्योंकि बार बार ये आएगा। हिंज, इसको बोलते हैं हिंज, ठीक है। फिर वो मूवेबल होता है, मतलब हिंज, जॉइंट मूवेबल। हाँ हिंज, या इसको पिन ज्वाइंट भी बोला जाता है। 12th लेवल पे ज्यादा वर्ड तुम यूज करोगे, हिंज हिंज ही बोलोगे, हिंज ही बोलेगा क्वेश्चन में, ठीक है। हिंज ऐसा जहां पे भी जी सिंबल तुमको दिख जाए, समझ जाना ऐसा कुछ लगा करके लगा होगा, समझ जाना वो हिंज है। नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका काम है जो तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि नाम एग्जाम में मैटर नहीं करता, तुमको उसका काम पता होना चाहिए, वो कर क्या रहा है एक्चुअली। तो इसका काम क्या है वो समझ लो, बाकी तुम क्वेश्चन कर लो। यहाँ पे जब तुम एफबीडी बनाओगे, करना वही है, तुम्हें निकालना है फोर्सेज वगैरह। तो यहाँ पे टेंशन, इसमें कोई पंगा नहीं। इसका वेट बीचों बीच सेंटर ऑफ मास पे लगेगा mg, इसमें भी कोई पंगा नहीं। बट हिंज पे ध्यान देना, फोर्स कौन कौन सा लेना होता है वही तुमको समझना है, क्योंकि बीडी सही होना चाहिए अपना। हिंज जो है वो दो डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक ही जगह नहीं, दो डायरेक्शन में, मतलब दो नॉर्मल जैसा जो समझ सकते हो। एक ही पॉइंट से वो दो डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, वो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। जो हिंज है ना, एक इस रॉड के अलोंग लगाएगा फोर्स, उसको तो नॉर्मल जैसा है जो मन में सोचो, बट नॉर्मल नहीं एग्जैक्टली। हिंज का फोर्स, हिंज कौन कौन सा फोर्स लगाता है? एक लगाएगा रॉड के अलोंग, इसको नाम दे देते हैं हम, एक सेकंड को कुछ भी नाम दे दो, Fx Fy जो भी नाम देना हो, हम इसको नाम देते हैं एक सेकंड को N1। एक जो है ना इस रॉड के परपेंडिकुलर लगाएगा N2। एक ही पॉइंट से दो दो फोर्स आने वाला है इसके बीडी में, N1 भी और N2 भी। ध्यान, जहां पे भी हिंज दे दे ऐसा, कभी कभी वर्ड में नहीं बोलेगा, तुमको डायग्राम में दिख रहा है ऐसा कुछ बना हुआ है ज्वाइंट, समझ जाना वो हिंजी है, हिंजी मान के चलोगे। और दो फोर्स वहां से लोगे, एक रॉड के तरफ, रॉड के अलोंग ही, अलोंग द रॉड, और दूसरा रॉड के परपेंडिकुलर, हिंज का ये होता है। अगर मान लो ऐसा कुछ डायग्राम दिया हुआ, मैंने बीडी मेन चीज है, उसका तो हो गया, तुम्हें दिखा दिया। अब तुम फोर्स बैलेंस करोगे, टॉर्क बैलेंस करोगे, आंसर आएगा। मान लो इसी में डायग्राम तुमको ऐसा बना कर दिया भैया। हाँ बोलो। तो निकालना वाला जो क्वेश्चन में पूछा है ना, फोर्स ऑन पाइवट, तो इस दोनों का रिजल्ट हाँ निकालेंगे। बिल्कुल सही। ये जो पिवट देख रहे हो तुम, यहाँ से दो दो फोर्स N1 N2 लगा, N1 N2 दोनों निकालोगे और दोनों का रूट अंडर स्क्वायर करके आंसर रिपोर्ट करोगे। जी समझ रहे हो क्या? जी भैया। ये N1 N2 कौन लगा रहा है? हिंज लगा रहा है, हिंज लगा रहा है। हिंज लगा रहा है, किस पे लगा रहा है? रॉड पे। रॉड जी तो ऑब्वियस ये बात है, बाय न्यूटन थर्ड लॉ, रॉड भी लगाएगा किस पे? हिंज पे। हिंज पे। बात एक ही होने वाला है। तो N1 N2 इधर से निकालो उधर से निकालो, बात एक ही आएगा। N1 N2 करके निकालना रॉड बीडी से, और फिर रूट अंडर N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर रिपोर्ट करोगे। मेन हिंज का तुमको फोर्सेस लगाने आना चाहिए, डायरेक्शन सही चलना। मान लो तुमसे ऐसा कुछ बोले, अब ये ध्यान देना, N1 हम किधर माने? राइट की तरफ माने है ना, इधर की तरफ। कोई जरूरी नहीं है, ये अपोजिट भी हो सकता है, निगेटिव आएगा, समझ जाना ये N1 ऐसे होगा। तो तुम इसको नॉर्मल जैसा मत समझना, ये दोनों तरफ किधर भी एक्ट कर सकता है। N2 हो सकता है ऊपर ना हो, नीचे हो। आपस से बोल देते हैं N1 N2 हम सिंबल यूज किया, इसका मतलब इसको तुम नॉर्मल से कंफ्यूज मत होना।
ये सिंपल जी भैया। रिएक्शन फोर्स है जो हिंज लगाता है। ये N1 राइट की तरफ भी हो सकता है, लेफ्ट की तरफ भी हो सकता है, N2 ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर ही होगा। आगे पीछे ऊपर नीचे किधर भी हो सकता है, तुम्हें नहीं पता, रैंडमली मान लो वैल्यू नेगेटिव आएगा, समझ जाना उसके अपोजिट है। नॉर्मल जैसा नहीं सोचना कि अच्छा नॉर्मल है तो ऐसे ही लगेगा, अपोजिट नॉर्मल पॉसिबल है, नहीं। यहाँ पे इसको नॉर्मल जैसा मत समझो, सिंपली समझो कि हिंज कोई फोर्स लगा रहा है रड पे, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब N1 दाहिने तरफ भी हो सकता है या बाएं तरफ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा बाहर का सिस्टम कैसा है, बाहर में कैसे रस्सी लगा हुआ है वगैरह वगैरह। तो तुमको जिधर तो मान भैया लो N1 का बैलेंस कौन परपेंडिकुलर करेगा? डायरेक्शन में, और फिर सॉल्व करो, निगेटिव है समझ जाना उल्टा लगाओ। और मान लो इसी में हम एक सिंपल सा दे रहे हैं, मान लो कुछ ऐसा, भैया बोलो भैया बोलो। तो N1 का बैलेंस कौन करेगा? N1 तो बैलेंस कौन कर रहा होगा भैया? ओके, हाँ अगर इस डायग्राम में देखें तो बिल्कुल से N1 0 है, N1 हाँ 0 भैया। वो अलग बात है, यहाँ पे एक फोर्स 0 आ गया, वही तो बोल रहे हैं, दो तुमको लेके चलना है, इसका तो ये नहीं कि तुम N1 छोड़ दोगे। जी भैया। हाँ इस क्वेश्चन में N1 0 हो जा रहा है, ठीक है तुम सॉल्व कर रहे हो, N1 0 वो अलग बात है, बट तुमको दो लेके चलना है, हम बोल रहे हैं जहां पे भी आएगा तुमको दो फोर्स लेके चलना है। बिल्कुल से इस डायग्राम में देखें तो हॉरिजॉन्टल में और कोई फोर्स ही नहीं, N1 0 है, N1 0 है। बट इसका मतलब यह नहीं है कि हमेशा तुम सिंपल इसको N2 जैसा ही लेके सॉल्व करो, नहीं, दो लेना है फोर्स जी भैया। और उसको नॉर्मल जैसा नहीं मानना है। बहुत लोग मन में पाल लेता है नॉर्मल, नॉर्मल नहीं, सिंपल वो फोर्स लगा। जी भैया। मान लो यही हिंज ऐसा लगा होता, ठीक है, और रड कुछ तिरछा ऐसे दिया होता, तो हम दो नॉर्मल यहाँ पे मानेंगे, नॉर्मल या फोर्स जो मान लो, नॉर्मल बोलना नहीं पसंद करेंगे, एक ऐसे लगाएगा ये और एक इसके परपेंडिकुलर। हाँ तुमको बस ये बनाने आना चाहिए, परपेंडिकुलर ऊपर दो नीचे दो फर्क नहीं पड़ता, वो माइनस आ जाएगा तुम उल्टा मानोगे। तो ये जो भी फोर्स है इसको नॉर्मल जैसा नहीं मन में सोचना, ये सिंपल कोई फोर्स है, तुमको सिंबल जो यूज करना वो यूज करो, बट ये फोर्स N1 जी भैया। हिंज का फंडा समझ में आना चाहिए। फिर इसको सॉल्व करना, आंसर हम लोग मैच कर लेंगे। करना है तो क्विकली करो, तो टाइम ज्यादा लगना नहीं चाहिए। भैया हो गया भैया। तो कितना आ रहा है? N1 0 N2 mg/2। N1 0 आ रहा है, इसमें टॉर्क भी बैलेंस नहीं करना पड़ रहा है लगता है ऐसा। नहीं भैया तो टेंशन निकालना ओ होना। हाँ सही बोल लो, T प्लस N2 इज इक्वल टू mg होगा, दो वेरिएबल फंस रहा है, फिर हम करेंगे बैलेंस करेंगे तो mg इंटू L/2 इज इक्वल टू T इंटू L, तो T आ रहा है हाँ शायद भैया। mg/2, हाँ भैया। T आ रहा है mg/2, तो N2 भी हो जाएगा mg/2, mg/2 हो जाएगा, N2 भी और T भी। जी भैया। mg का आधा चला जाएगा टेंशन में, आधा चला जाएगा N2 में, और N1 बचेगा, वो 0 रहेगा। सॉल्व भी हो गया फिर तो। हिंज का मतलब समझाना, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लिया। वापस इस क्वेश्चन पे आओ, ये स्क्वायर प्लेट स्टेशनरी है, यहाँ पे देख लो ये हिंज है, यहाँ पे दो नॉर्मल है, एक ऐसे एक ऐसे। नॉर्मल हम वापस से बोल दे रहे हैं, पर ठीक है कोई नहीं, फर्क पड़ता नहीं। N1 N2 ये नॉर्मल नहीं, सिंपल फोर्स ऐसा समझो, और यहाँ पे एक रस्सी टेंशन लगेगा, और स्क्वायर का मास कहाँ पे लगेगा mg, पूरा बीचों बीच, डायगोनल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे लगा दो mg, अगर मास दिया है तो, हाँ दिया ही होगा मास, स्क्वायर प्लेट का कुछ मास mg ले लो, फिर सॉल्व कर डालो। वापस से यहाँ पे एक फोर्स N1 0 आ रहा है, देख रहे हो क्या? जी भैया। हाँ, लेकिन हमेशा का कोई जरूरी नहीं, इसी क्वेश्चन हम जस्ट कुछ नहीं करें, यहाँ पे एक बाहर से लगा दे एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन का, अब ये N1 से बैलेंस होगा। हाँ भैया। तो ऐसा मन मत समझना, ऐसा क्वेश्चन सब सामने आ रहा है जहाँ पे एक 0 हो जा रहा है, हमेशा नहीं होगा, तुमको दो लेके करना है, सॉल्व करना है, 0 आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो सॉल्व करो, ऐसे 20 नहीं लेना है तुमको, 20 छोड़ो, सॉल्व करो, हमें बताओ N1 N2 T कितना आ रहा है? भैया स्क्वायर का डायमेंशन कितना दिया हुआ है? लेंथ? डायमेंशन साइड लेंथ मान लो, कुछ ये मान लो, नहीं दिया है तो ये मान लो, जी साइड लेंथ ये मान लो, ये है। करते हम भी लिखते, तुम भी करो। N1 तो 0 हो गया, चूंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है नहीं, तो N1 इज इक्वल टू 0। N2 प्लस भैया टेंशन T इज भी 0 हो इक्वल टू जाएगा? क्या? भैया T भी 0 हो जाएगा टेंशन? टेंशन क्यों 0 होगा? N2 प्लस टेंशन इज इक्वल टू mg आ रहा हाँ है, N2 भी, N2 प्लस जी टेंशन भैया। इज इक्वल टू mg। फोर्स बैलेंस कर दिए तो ये इक्वेशन आ रहा है। अब टॉर्क का बैलेंस करना है तो किस पॉइंट को टॉर्क लेना पसंद करोगे, कोई हिंट्स दो। भैया इसके अबाउट, हिंज के अबाउट।
हिंज के अवार्ड लेना पसंद करोगे और हम बोलेंगे हम यहाँ पे बैठ जाएंगे, टेंशन का भी झमेला नहीं बचेगा, हाँ N1 का भी हाँ झमेला नहीं बचेगा। N1 तो 0 हो ही गया, सिर्फ हमको N2 का टॉर्क निकालना रहेगा। करो तुम किसी का और करो, कोई जी फर्क नहीं पड़ता, वो तुम स्लोली जब प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सॉल्व करो, हमको आंसर बताओ। अभी आंसर लाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सिलेक्शन धीरे धीरे सीख लोगे। N2 क्या होगा? √2 है, a/√2 N2 into a/√2 is equal नेट to फोर्स 0 करना है, नेट टॉर्क 0 करना है, फिर इक्वेशन सॉल्व करना है और कुछ नहीं। टाइम अभी लगे, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, तुमको समझ में आना चाहिए टॉर्क निकालना कैसे, वो चीज स्टार्टिंग में। हाँ N2 into a/√2 किसी भी पॉइंट के और टॉर्क 0 करो, ऐसा नहीं है, तुम किसी का और भी करो, सॉल्व करो, आंसर सेम आता है। अच्छा mg का इसके वोट बे बोलो mg का भी 0 आएगा, mg तुम का भी किस 0 पॉइंट आएगा, पे बस उस n2 पर का डिपेंड टॉर्क करता है। आएगा। अगर फोर्स उसी पॉइंट से पास कर रहा है, फिर उस फोर्स का टॉर्क 0 हो जाएगा, इसकी डिस्टेंस बचेगा ही नहीं। टेंशन पे पॉइंट अगर तुम मान लो सपोज यहाँ बैठ जाते हो, यहाँ पे टी भी इसी से पास कर रहा है, mg भी तो इसी लाइन पे आ रहा है, mg भी तो उसी के अलोंग जी है, सेम लाइन पे, तो mg का भी टॉर्क 0, टी का भी टॉर्क 0, सिर्फ तुमको n2 का टॉर्क लिखना पड़ेगा। हाँ तो n2 भी 0 ही हो जाएगा। एंड वही बात बता रहा है, इसमें n2 भी 0 आ रहा है। टॉर्क हाँ नेट इक्वल टू 0 करके देखो तो n2 भी 0 आ रहा है, घर पे जाना करना हाँ सॉल्व होकर फाइनली ये हाँ कंक्लूजन आएगा इस क्वेश्चन में कि n1 भी 0 है, जी n2 भी 0 है। n2 भी 0 है, और टेंशन mg है अकेले। जब n2 0 हो गया हाँ मैम तो टेंशन mg, यानी इस डायग्राम में हिंज कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा होगा, ना n1 ना n2, दोनों में से कोई भी कंपोनेंट नहीं। जी तो फिर अब क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन जस्ट ये आता है, हालांकि तुमको कुछ भी समझ उतना जरूरत पड़ेगा नहीं। फिर हिंज लगाया क्यों गया यार, इसका मतलब प्रैक्टिकली कोई इंपॉर्टेंस होगा क्या इस डायग्राम में? ताकि इक्विलिब्रियम बना रहे हैं मतलब इसका वो कंट्रीब्यूट वो कहाँ कर रहा है, ना फोर्स लगा है, ना n1 लगा रहा है, ना n2, एक भी फोर्स ही नहीं लगा रहा है, फिर टॉर्क कहाँ से इसका कुछ आ रहा है? तो ये नहीं रहे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, स्क्वायर प्लेयर रोटेट क्या हो जाएगा? रोटेट करेगा देखो इसके बिना भी, एक एक्सिस पे। इस हिंज के बिना भी यह स्क्वायर प्लेट अगर देखो तो मतलब कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, इक्विलिब्रियम में तो रहेगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन इसका आ ही नहीं रहा यार, n1 भी 0 है, n2 भी 0 है, कोई भी एक आता अगर तो समझ में आता है, कुछ वो लगा ही नहीं रहा, जस्ट मतलब समझो कि प्लेट से जस्ट सटा हुआ है ऐसे और कोई फोर्स नहीं लगा, ऐसा कुछ। तो इससे फायदा क्या होता है, सिस्टम का तुम्हारा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आता है, जस्ट उसके लिए लगाया जाता है, ठीक है, तुमको उसमें नहीं पढ़ना है। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं इसके बिना भी इक्विलिब्रियम में, बट प्रैक्टिकली लगाया कभी कभी कुछ चीजों को इसलिए जाता है, इन सबको बोलते हैं जीरो फोर्स मेंबर, मतलब कुछ ऐसा मेंबर है जो फोर्स तो नहीं लगा रहा है बट स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोड्यूस मतलब प्रोवाइड करता है, छोड़ सकते हो उसको। जस्ट स्ट्रक्चर को ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए कभी कभी हम लोग को कुछ ऐसा चीज भी लगाना पड़ता है, ज्वाइंट वगैरह, जो फोर्स नहीं लगा रहा है बट जस्ट स्टेबल बना रहा है स्ट्रक्चर। बट इक्विलिब्रियम में कोई अगर तुमसे बोले कि क्या इसमें से हिंज हटा देंगे तो मेरा जो स्क्वायर प्लेट है इक्विलिब्रियम होगा, हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल होगा। टी ऊपर mg नीचे टेंशन भी mg है, फोर्स भी 0 है, टेंशन mg एक ही लाइन अलोंग है, टॉर्क भी 0 है, तो क्या फर्क पड़ता है? टॉर्क भी 0 है, फोर्स भी 0 है, तो इक्विलिब्रियम में तो है। यानी बिना हिंज का ये प्लेट तुम्हारा इक्विलिब्रियम में रह सकता है। इसी क्वेश्चन को देकर के ऑप्शन में ये सब पॉइंट लिखा जा सकता है, मोर देन वन ऑप्शन वाले में, कि हाँ ये इक्विलिब्रियम में रहेगा बिना हिंज का भी, ऐसा कुछ लैंग्वेज में लिख दिया जाए कि हाँ ये प्लेट कैन रिमेन इन इक्विलिब्रियम इवन इन एब्सेंस ऑफ द हिंज, ऐसा कुछ लिख देगा ऑप्शन में, उसके एब्सेंस में भी तुम्हारा इक्विलिब्रियम में रहेगा, ऐसा हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही है, उसके बिना भी इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। चलो ठीक है, जाए घर में वापस से ट्राई करना अगर जो लोग नहीं कर पा रहे हो अच्छे से। फिर ये भी क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का ही है, 2016 के जेईई एडवांस से पूछा गया था, +4 -2 में था ये क्वेश्चन, ठीक है। हाँ सॉल्व हम नहीं करेंगे,
बताने वाले हैं कि मतलब बेसिक चेंज नहीं होता, थोड़ा सा देखो चेंज क्या किया था, मतलब पढ़ो पहले क्वेश्चन, हम और लोग समझने की कोशिश करो। पहले से अगर कर लिए होगे तो फिर तो मजा नहीं आएगा, फर्स्ट टाइम कर रहे होगे तो ये ज्यादा। हम लोग ये मतलब स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन एलएलएम में दिया हुआ था। अच्छा अच्छा, धोखा से दे दिया। बेसिक फंडा यही है इस क्वेश्चन का भी, तुमको एबीडी बनाना था, फोर्स जीरो करना था, टॉर्क जीरो करना था, इक्वेशन सॉल्व करना था। जी लेकिन खासियत बता रहे हैं, जस्ट हम सॉल्व नहीं करेंगे, घर पे जाना स्क्रीनशॉट जी लेकर रख लेना, ट्राई करना। खास क्या इस क्वेश्चन में सबसे पहला बात ये है, जी क्वेश्चन में मतलब डायग्राम नहीं दिया, सारे चीजों को वर्ड्स में अंग्रेजी में ही लिख दिया है, धराधर धराधर। जी और डायग्राम बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है इस क्वेश्चन में। जी जस्ट थोड़ा सा पढ़ो, देखो बहुत कुछ लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट टाइम आदमी एग्जाम के टेम्परामेंट में पढ़े तो थोड़ा सा ये हो सकता है क्या दिया क्या क्या बोल रहा है, थोड़ा ये हो सकता है। क्वेश्चन बोल रहा है एक वुडन स्टिक है, 1.6 केजी मास है, उसका लेंथ 1 मीटर है, वो रेस्ट कर रहा है इंक्लाइन मैनर में एक स्मूथ वर्टिकल वॉल पे। तो डायग्राम में खुद से बनाना होगा इस क्वेश्चन में। एक वॉल बना लो, वॉल का हाइट h है, यानी ये वॉल तुम्हारा h हाइट का हो गया, नीचे जमीन, नीचे ये जमीन हो गया, इस जमीन पे तिरछा कोई स्टिक रखा हुआ है जिसका मास है 1.6 केजी, इस वॉल पे रेस्ट करता होगा। क्वेश्चन फिर आगे पढ़ो, कुछ स्टिक का पोर्शन है जो वॉल के बियॉन्ड एक्सटेंड हो रहा है, मतलब जी वॉल के ऊपर से जा, जी ऐसा कुछ डायग्राम है। मतलब यहीं पे ये रॉड खत्म नहीं, और पूरा पूरा स्टिक कितने लेंथ का स्टिक या रॉड जो भी मन में मान लो, कोई फर्क पड़ता नहीं, एल लेंथ का। तो ऑब्वियसली एल जो है से बड़ा ही होगा यार, तो कॉमन सेंस ही बोलता है, और वो लिख भी दिया है जस्ट यहाँ पे, एल जो है से बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है हाइपोटेनस है तो वैसे भी एच से तो बड़ा ही होगा। जी ये तो हाइपोटेनस से भी बड़ा है, एल तो हाइपोटेनस से भी थोड़ा एक्सटेंडेड, तो वैसे ही बड़ा होगा। जी अब क्या बोल रहा है देखो, अब यही डायग्राम एक्चुअली यही था, पूरा मास इस रॉड का, ये एक रॉड जैसा समझ लो या स्टिक जैसा समझ लो, थोड़ा मोटा बनाते हैं समझने के लिए, जस्ट उसको लाइन से भी दिखा सकते, ठीक है। ये तुम्हारा 1.6 केजी का मास हो गया, 1.6 का है, इसके बीचों बीच क्या लगेगा, 1.6 इंटू जी, mg फोर्स लगेगा, जी भैया यहाँ से एक नॉर्मल लगेगा, इसको नाम देते हैं n1, जस्ट एबीटी बनाना है और कुछ नहीं, n1, फिर और फोर्स वगैरह तुमको एबीटी पहले बनाना होगा कंप्लीट। n1 यहाँ हो गया, फिर इसका वेट बीचों बीच लगेगा, 1.6 केजी का है तो 1.6 इंटू 10, 16 न्यूटन, 16 न्यूटन का mg फोर्स लगेगा कितने डिस्टेंस पे, ये l/2 होगा, समझ पा रहे होगा ये सब चीज, जी भैया l/2 पे लगेगा। मेन अब गेम यहाँ पे है, अब यहाँ से बहुत लोग गलती किया था उससे 2016 के एग्जाम में, यहाँ से अब यहाँ का नॉर्मल कैसे लोगे रॉड, भैया परपेंडिकुलर लेंगे भैया, इसके परपेंडिकुलर रॉड टू पे द, बहुत परपेंडिकुलर लोग क्या किया था ना, ऐसे ले लिया था नॉर्मल, यहाँ पे लेंगे उसमें रॉड इस वाल को देख करके, एक हम एबीडी का प्रैक्टिस क्लास में दोनों डायग्राम डाले हुए थे। जी भैया दिए थे हाँ, तो इसी से मोटिवेटेड था वो क्वेश्चन, एक्चुअली हम यहीं से डाले हुए। अगर ऐसा कोई दे के दे तो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लगेगा, जो कि जनरली बुक्स वगैरह में दिया रहता है, और वही अगर इस पे एक्सटेंड कर दे रॉड को, जो कि नया यहाँ पे कर दिया था, तो जो यहाँ से नॉर्मल लगाएंगे वो रॉड के परपेंडिकुलर लगाएंगे, ना कि इस वाल के परपेंडिकुलर। बहुत लोग ऐसे कर दिया था, सॉल्व होकर आंसर तो रहा था बट ऑप्शन कोई मैच ही नहीं कर रहा था, बार बार सब लोग रीचेक कर रहा था, कुछ मिस्टेक हो रहा है, किसी का कुछ ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा था। क्योंकि यहाँ पे जब जो ही तुम ये नॉर्मल गलत ले लिए, पूरा मेहनत करोगे, फोर्स बैलेंस करोगे, टॉर्क बैलेंस, सब कुछ सही भी करोगे, सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो नॉर्मल यहाँ पे जो लेना था वो कुछ ऐसा, ये वाला नॉर्मल गलत है, ये नॉर्मल ऐसे रहेगा, ये नॉर्मल मान लो n2, n1 n2। अब फ्रिक्शन का देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, एंगल्स वगैरह दे रखा है, वो पढ़ के लगा लेना, 30 डिग्री दिए हुए है, 30 डिग्री, ठीक है। चलो, फ्रिक्शन वगैरह में क्या बोला है, वाल शायद स्मूथ था, कहीं पे बोले हुआ था, देखो तो वाल स्मूथ है, मतलब यहाँ पे जी नो भैया फ्रिक्शन, यहाँ पे नो फ्रिक्शन, हाँ बट नीचे में ग्राउंड शायद रफ है, फ्लोर,
तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन किधर मानना है, जिधर मानना उधर मान लो, फर्क पड़ता नहीं है, हम इधर मान लेते एफ। एफ को एफ ही रहने दोगे, जो म्यू वगैरह दिया ना, एफ को एफ ही सिंपल फ्रिक्शन रहने दो। अब इसी को सॉल्व करना है, n1 भी माने हो n2 भी माने हो, वापस से क्वेश्चन अगर आगे पढ़ो तो ये बोल रहा है दोनों n1 n2 इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। आसान करने के लिए वेरिएबल और कम करा दिया है बाद में। n1 इज इक्वल टू nt, क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि रिएक्शन ऑफ द वॉल जितना है उतना ही रिएक्शन ऑफ द फ्लोर है, यानी फ्लोर से जितना का नॉर्मल आ रहा है उतना ही वॉल से भी आ रहा है नॉर्मल, मतलब n1 इज इक्वल टू n2, ये जितना है उतना ही ये भी। इसको भी कर दो n, इसको भी कर दो, बस एफबीडी बन गया। अब सिंपल तुम्हें फोर्स वगैरह बैलेंस करना है, टॉर्क बैलेंस करना है, इक्वेशन आएगा उसी सबको ऑप्शन में डालेगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, घर पे जाके ट्राई करना, कल हम लोग फाइनल आंसर मैच करने वाला है इस क्वेश्चन का, स्टार्टिंग में क्लास में। जी भैया। तो हो गया लगभग, इक्विलिब्रियम का हम लोग प्रैक्टिस कर लिए ठीक ठाक, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पहले ही बोल देते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस सेंस में भी इंपॉर्टेंट है। जब प्रैक्टिस करते हो इन क्वेश्चन को तो टॉर्क निकालने का तुमको हैबिट बनेगा, तो वो आगे चैप्टर में भी फिर हेल्प करने वाला है, क्योंकि वापस आगे पढ़ेंगे हम लोग टॉर्क वगैरह निकालने का जरूरत पूरे चैप्टर में पढ़ने वाला है। इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लो इन क्वेश्चंस पे, टॉर्क वगैरह कैसे निकालते हैं, थोड़ा अच्छे से कॉन्फिडेंस गेन कर लो। अगर अभी थोड़ा स्लो हो तो थोड़ा क्विकली करने का भी हैबिट आ जाएगा, प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन। चलो ठीक है, फिर तो मेरा ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब नया टॉपिक हम कल ही स्टार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं उस दो स्टेटमेंट के डेरिवेशन पे जो हम कल तुम लोगों को ग्रुप में शेयर किए थे और बोले थे ट्राई करने के लिए। चलो मैडम को नहीं मिला कहीं। ओके, चलो सबसे पहले यह अपने को प्रूव करना है, किसी कपल का मोमेंट पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, कपल का। तो चलो किसी दूसरे पेज में करते हैं प्रूव। स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, द टॉर्क ऑफ ए कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ पॉइंट। ये हम प्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज, टॉर्क ऑफ ए कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ पॉइंट। ये प्रूव करना है, ठीक है। पहले एक कपल बना लेते हैं जनरल, फोर्स एफ और एक दूसरा फोर्स माइनस एफ, ठीक है, माइनस। अब प्रूव करना है हमें कि इसका टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट लो तो वो फोर्स इनटू डिस्टेंस ही आने वाला है। इन दोनों के बीच डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ, हालांकि इस डी का भी जरूरत पड़ने वाला है नहीं, चलो दिखाई देते हैं। चलो अब तुम लोग ट्राई किए तो पहले तुम लोग अपना स्ट्रेटजी बताओ, कुछ भी, कोई भी अगर ट्राई किया हो, कुछ भी स्ट्रेटजी हो सकता है, सिंपल भी। हाँ बोलो जी भैया, हम कहीं भी पॉइंट ले लिए स्पेस में, ठीक है, और वहां से तो इस फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा हाँ पॉइंट से फोर्स पे, मतलब हाँ एक को मान लिया R1, एक को R2 मान लिया, ठीक है, पे तो जो दोनों डिस्टेंस होगा वो तो परपेंडिकुलर होगा पे, मतलब इस फिगर से देखेंगे तो फिगर से बात तुम सही बोल रहे हो, हमारी बात से हम सहमत है, बिल्कुल सही। एक अपने आप में ये भी रीजनिंग सही हो सकता है, पॉइंट कहीं भी, बट ये हो गया कि मन में फील करने वाला, तुम लिख के एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम्हें बोल रहे हो, बिल्कुल सही यहाँ बोल रहे हो, पॉइंट, ठीक है। और यहाँ से दोनों पर परपेंडिकुलर ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और ये R1 है R2, ठीक फिर है, ट्रायंगल लॉ से R1 R2 और D इक्वल टू हो जाएगा R1 + R2। डी क्या हो जाएगा, फिर
पे ये दो वेक्टर है R1 R2 वेक्टर, ओके ओके पोजीशन ओके, वेक्टर, हाँ 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 पे ट्रायंगल लो लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही। वो अच्छा समझ गए, ट्रायंगल लॉ का एडिशन लगा रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। R1 - R2 हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये भी ऐसा R1 - R2 तो फिर R इक्वल हो जाएगा D + R2। R इक्वल टू, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हाँ 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 बे हाँ तो उससे मतलब अब ये हम R1 इक्वल टू D + R2 हो गया, और जो हाँ फोर्स होता है ये दोनों फोर्स का कपल फोर्स निकाल कर दोनों को ऐड कर देंगे। हाँ F मतलब F नॉट टॉर्क नेट हाँ टॉर्क हाँ विद टॉर्क ऑफ F1 हो जाएगा F × R1 माइनस साइन में, हाँ, ठीक ठीक ठीक, और टॉर्क ऑफ F2 हो जाएगा परफेक्ट परफेक्ट F परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही समझ गए। और फिर वो कॉमन लोग R1 - R2 आ जाएगा, और वो जो है वो कट कांस्टेंट जाएगा। वेक्टर है, ये वाला। बिल्कुल सही बोल रहे हो, कंप्लीट प्रूफ है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा यूज किया ट्रायंगल लॉ का, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, यही करना था इसमें तुमको। फिर इसको इरेज कर दे। वहां कर दो, अरेंज कर दो, क्विकली डिस्कस कर लेंगे, फिर उस पर चले जाएंगे। कोई भी पॉइंट वो ले लो, जनरल कोई भी पॉइंट, कोई पॉइंट वो ले लो, ठीक है। हमें वो क्या हुआ, टॉर्क प्रूव करना है कि सेम ही आने वाला है, यानी डिपेंड नहीं करेगा कि वो कहाँ है, उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा, ये हम बोलना चाहते हैं। तो भाई वो कहीं पे भी हो, इसका कोई कोऑर्डिनेट होगा, x, y, z, जी जी भैया। कुछ होगा कोऑर्डिनेट, जनरल कोई भी पॉइंट हो, x, y, जनरल आई कैप जे कैप के कैप लगाते तो वो क्या कहलाता था, पोजीशन वेक्टर। यूनिटी हम पोजीशन वेक्टर टर्म्स में ही काम करते हैं। मान लिया उसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर आ रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट का हमें टॉर्क अगर लेना है तो हम बोलेंगे इस पॉइंट के अबाउट इसका एफ का टॉर्क निकाल लो, माइनस एफ का टॉर्क निकाल लो, ऐड कर लो, और वो देखो कि डिपेंड कर रहा है कि नहीं वो पे, तो देखते हैं। जब हम ओ के अबाउट एफ का टॉर्क निकालेंगे तो होगा, अगर मान लो ये फोर्स एक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पे, ये भी किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा, ये भी किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा, क्यों ये ले रहे हैं, तो टॉर्क में होता है आर क्रॉस एफ, तो हमें आर किसका लेना होता है, जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है उसका। जी तो ये भी किसी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पी पे एक्ट कर रहा है, ये किसी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्यू पे एक्ट कर रहा है। बेसिक डेफिनेशन ऑफ टॉर्क से जा रहे हैं हम लोग। तो ये भी कोई पॉइंट पी है, तो इसका भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा, x, y, x1, y1, z1 बोल दो उसको, उसमें भी आई कैप जे कैप के कैप लगा दो, तो ये भी आर वेक्टर के टर्म्स में कुछ नया हो जाएगा, इसको नाम देते हैं R1 वेक्टर। तुम किसी भी कोऑर्डिनेट को आर के टर्म्स में लिख सकते हो, पर वो एक कोऑर्डिनेट कोई हम लोग आई कैप जे कैप के कैप लगाते हैं तो वो वेक्टर फॉर्म में चला जाता है। सिमिलरली क्यू का भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा, उसका भी अपना वेक्टर फॉर्म में कुछ आ रहा होगा, पोजीशन वेक्टर R2 नाम देते हैं। कुछ वही होने वाला जो तुम लगाए हो। अब वो क्या व्हाट, अब हम पूछे एफ का टॉर्क क्या होगा, तो तुम बोलोगे भैया आर वेक्टर अब ये हो जाएगा एफ के लिए, ओके व्हाट। अब ये वेक्टर ओ से पी की तरफ जो जा रहा है, वो वेक्टर को हम लिख सकते हैं R1 - R। जी हाँ बताओ मैं 2 पॉइंट से जब निकालना है वेक्टर, तो फाइनल हेड वाले में से इनिशियल ला घटाते थे, वेक्टर का कंसेप्ट। ये हो जाएगा R1 - R। तो अगर हम एफ का टॉर्क लिखेंगे ना, तो ये लिखेंगे R1 - R क्रॉस एफ। R1 - R पोजीशन वेक्टर ले लिया, उसका क्रॉस लेंगे एफ के साथ, तो ये आ जाएगा एफ का टॉर्क बाय डेफिनेशन। इसमें हम ऐड कर देंगे माइनस एफ का टॉर्क। अब माइनस एफ का जब लेंगे तो भाई माइनस एफ का आर चाहिए, मतलब यहां से यहाँ पे ओ से क्यू पे, ये हो जाएगा R2 - R। जी इसका क्रॉस लेंगे हम किसके साथ, माइनस एफ के साथ, जी तो एक्चुअली बीच पीछे माइनस आ जाएगा। चलो दोनों में से एफ वेक्टर कॉमन ले लेते हैं दाहिने तरफ, तो यह चीज आ जाएगा R1 - R -R2 + R। देखो R कट ही जा रहा है, और R क्या था, ओ डिपेंड ही नहीं कर रहा है, सम R1 - R, एफ को अगर खींच लोगे बाहर तो, और इसमें बचेगा प्लस R - R2 माइनस साइन है चुकी।
जो तुम ऑरिजिन माने थे उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है टोटल टॉर्क। जी कुछ वही हो गया जो तुम बोल रहे हो, जी बोल रहे थे मतलब उस टाइम क्रॉस एफ। तो आर कट गया, मतलब डिपेंड किस पे कर रहा है, R1 R2 पे, मतलब R1 R2 मतलब फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है उस पे डिपेंड कर रहा है, ना कि तुम किस पॉइंट ओ पे हो, ओ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ओ का जी। मानने से क्या हम आर पे डिपेंड नहीं किया, आर कट गया। चलो ठीक है, क्लोज करो। अब आते हैं इसको प्रूव करने पे, टाइम है ना अपने पास, हो जाएगा। चलो अब आते हैं इसको प्रूव जस्ट कर लेते हैं कि अगर नेट फोर्स 0 है कि सिस्टम पे, तो उस केस में टॉर्क नेट जो कि करते आ रहा हो रिजिड बॉडी के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इक्विलिब्रियम का, कि किसी पॉइंट का टॉर्क ले रहा हो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसको ही प्रूव करके देखते हैं। अगर नेट फोर्स 0 हो तो टोटल टॉर्क ऑफ ऑल फोर्सेस जो वो पॉइंट से इंडिपेंडेंट होता है, किस पॉइंट को डिपेंड को चूज कर रहे हो तुम, उस पर डिपेंड नहीं करता। जी चलो इसका भी अगर तुम्हें कुछ स्ट्रेटजी बता सके तो बताओ। जी भैया बता रहा था। जैसे हम कोई हम बॉडी मान लेंगे भैया, कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, उस पे दो मतलब अपोजिट फोर्स लग रहा है, मतलब कपल लग रहा है। ओके, हाँ तो उस पे नेट फोर्स तो 0 ही हो गया। हाँ बिल्कुल सही, एफ मान और उसमें लेते हैं जो ऐसा, कपल ठीक है, निकाल, फिर इधर से माइनस से मान लेते हैं, ठीक है, नेट फोर्स तो 0 हो गया। ठीक है बिल्कुल सही। अब इसमें जो कपल निकालते हैं मतलब और कपल का टॉर्क ऑफ मोमेंट कपल। टॉर्क पे डिपेंड नहीं जी करता, कपल का जी मोमेंट टॉर्क पे हाँ पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। जी बिल्कुल सही है, ये भी एक एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेट फोर्स 0 है, हमें इसको प्रूव करने में दिए हुआ है नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 को हम एक कपल जैसा ट्रीट कर सकते हैं, एफ माइनस एफ, नेट फोर्स 0 है। अब नेट फोर्स 0 है तो अब ये कपल है, तो अभी जस्ट प्रूव किया कपल का मोमेंट टॉर्क पे पॉइंट पे डिपेंड करता ही नहीं। मोमेंट या टॉर्क एक ही बात है, वापस से बोल देगा तो कोई कंफ्यूज हो रहा है तुम लोग में, तो मोमेंट हम बार बार मुंह से बोल दे रहे हैं, आदत हो गया इसलिए। तो कपल का टॉर्क या मोमेंट अगर निकालोगे तो डिपेंड नहीं करेगा, बिल्कुल सही बोल, बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन दो ही फोर्स लग रहा होगा उस बॉडी पे, कोई जरूरी है क्या? नहीं है मतलब। नहीं भैया, हाँ मेरा ये है कि मतलब टॉर्क नेट इक्वल टू 0 करना, अगर एफ नेट एफ नेट, मतलब फोर्स एक्चुअली नेट 0 क्वेश्चन है। क्या है, पहले हम इसको यहाँ लिख देते हैं एक्सप्लिसिटली। क्वेश्चन ये है, अगर इसको हम लिखना चाहें कुछ 9th 10th वाले मैथमेटिकल थ्योरम के फॉर्म में, तो ऐसा कुछ हमें गिवन ये है, बहुत सारा फोर्स है, ए सिस्टम ऑफ n फोर्सेस सच दैट F1 प्लस F2 प्लस F3 सारा वेक्टर है फोर्स, इन सभी का सम जो है वो 0 है। और तुम्हें प्रूव करना है इन सभी F का टॉर्क लेंगे, टोटल टॉर्क लेंगे तो वो डिपेंड ही नहीं करेगा पॉइंट। यानी मैं जी प्रूव भैया, कुछ ऐसा कर रहा भैया है, अगर बोलो हम मेरा था कि बोलो। मतलब टॉर्क टॉर्क किस पे डिपेंड, टॉर्क डिपेंड करता है फोर्स पर, पोजीशन वेक्टर वेक्टर पे। बिल्कुल सही, हाँ तो टॉर्क नेट इक्वल टू क्या होता है, फोर्स नेट इनटू पोजीशन वेक्टर। अगर फोर्स नेट ही 0 है तो टॉर्क नेट भी 0 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, इसी को समझो, इसी को समझो। अब तुम तो ये बिल्कुल जो तुम बोले हो, ये पहला बात, ये बात गलत है, और इसको तो दिमाग से हटा लो। नेट फोर्स 0 तो नेट टॉर्क अगर 0 ही हो जाता तो फिर हम ये कंडीशन लगाएंगे ही नहीं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। हम बोलेंगे भाई नेट फोर्स 0 है तो टॉर्क नेट 0 हम क्यों लगाएंगे क्वेश्चन में, वो तो ऑटोमेटिकली हो रहा होगा। लिख लो कहीं पे, नेट फोर्स 0 डज नॉट इंप्लाई नेट टॉर्क भी 0 होगा। हाँ भैया तुम सीधा कर लो, टोटल फोर्स पर नहीं, ऐसे नहीं करता है, पहले फोर्स का अलग दूसरे फोर्स का अलग। तुम बोल रहे हो सारे फोर्स को ऐड कर दे तो वो 0 आ गया, 0 क्रॉस आर करेंगे तो 0 हो जाएगा, नहीं ये गलत गलत तरीका है। हमारे पास 4 फोर्सेज F1 F2 F3 F4 है, फोर्स को ऐड करके नहीं टॉर्क निकालेंगे, अलग अलग F1 क्रॉस R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 प्लस R3 क्रॉस F3 प्लस R4 क्रॉस F4 करेंगे, ना कि सीधा सबको जोड़ दिए F को फिर कर रहे हो R के साथ। तो फिर तो ये होगा कि अगर किसी चीज में नेट फोर्स 0 तो नेट टॉर्क भी 0 ही होगा, फिर तो तुमको ये अलग से नहीं टॉर्क का नहीं पढ़ना ही सुनता। नहीं चाहिए था हम लोग को। ये ध्यान जैसे रख लो। कपल में देखते हैं भैया, हाँ कपल में नेट फोर्स 0 होता है तो नेट टॉर्क 0 कहाँ होता है उसमें? ये बिल्कुल सही है, एक अच्छा कपल के एग्जांपल भी तुम बोल दिए जहाँ पे 4 0 टॉक 0 नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लाइव एग्जांपल भी तुम दे दिए सामने से, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये जनरली स्टार्टिंग मन में आ जाता है, जैसे कुछ दिमाग में आया, हम लोग को भी कभी ना कभी आया होगा, ये बिल्कुल सही है और ये आ जाता है, बट ये गलत है, दिमाग से हटा लो। नेट फोर्स 0 है तो टॉर्क 0 नहीं होगा। कितना अच्छा वो लॉजिक बना के बोल दिया कि एफ नेट 0 है तो ऐसा करते हैं, आर क्रॉस एफ नेट करते हैं, एफ नेट ही 0 है तो फिर तो क्रॉस 0 हो गया।
तो गलत तरीका। और ये कपल वाला जो लॉजिक दियो कुछ हद तक सही है, कपल में कन्वर्ट कर लेते हो तो, बट 2 ही फोर्स होगा, कोई जरूरी नहीं है 10 फोर्स। जी हम भैया 5 फोर्स है मान लो, अब 5 फोर्स को कैसे कपल में कन्वर्ट करोगे यार, पेयर तो बनेगा ही नहीं। पर 5 का फोर्स काम कर रहा है तो कुछ हद तक लॉजिक सेम है, बोल सकते हो 5 को भी हम इक्विवेलेंटली कपल जैसा मान सकते हैं, तोड़ उड़ करके कुछ वैसा बोला जा सकता है। सही है, रीजनिंग से भी हम सहमत है, ठीक है, पर देख लो हम बताते हैं कैसे करेंगे, और ज्यादा जनरल प्रूफ चाहिए तो हमें प्रूव करना है R1 क्रॉस F1, R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 प्लस R3 क्रॉस F3 अप टू Rn क्रॉस Fn। हमें प्रूव करना है ये जो भी एक्सप्रेशन लंबा सा आ रहा है टोटल टॉर्क का, वो डिपेंड नहीं करेगा पॉइंट O पे। वापस से वही कहानी हम करेंगे। मान लो इससे बहुत सारा फोर्सेज लग रहा है, F1 F2 Fn, जनरल मान लो Fn, डायग्राम में हम नहीं दिखा रहे, मानना है तो मान लो F1, ये F1 फोर्स है, ठीक है, ये F1 फोर्स है, इधर से F2 लग रहा है, F3 लग रहा होगा, बहुत सारा फोर्सेज लग रहा है, सबका रिजल्टेंट 0 है हमें पता है, ठीक है। कोई पॉइंट ओ ले लो बाहर में जिसके बाद हम टॉर्क निकाल लें, वापस ये पॉइंट आर्बिट्ररी, तो इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, उसका पोजीशन वेक्टर आई कैप जे कैप के ऊपर लगा देंगे तो आ जाएगा, उसको मान लेते हैं आर वेक्टर। चलो अब सबका टॉर्क अलग अलग लिखते हैं। अगर अब ओ से तुम्हें बोले मैं बताओ F1 का टॉर्क कितना है, तो तुम बोलोगे भैया आर वेक्टर ये काम करेगा, नाम देते हैं R1, तो F1 का टॉर्क हो जाएगा, ये बताओ ये एफ भी तो किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा पिछले ही जैसे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जी भैया तो उसका भी कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर मान सकते हैं, R1 मान लो। F1 जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है उसको मान लिया R1, F2 जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा उसको मान लिया R2, F3 जिस पे एक्ट कर रहा है R3, रिपीट कर सकते हो इस चीज को। तो F1 का टॉर्क अगर हमें लिखना होगा तो हम बोलेंगे यहां से यहां तक जो वेक्टर आ रहा है इसको हम लिख सकते हैं R1 माइनस R, वही लॉजिक। जी हमें प्रूव करना है कि फाइनल एक्सप्रेशन में R कट जाना चाहिए, R पे डिपेंड ना करे, O पे डिपेंड ना करे, हमको ये प्रूव करना। तो पहले फोर्स का टॉर्क हो जाएगा R1 माइनस R क्रॉस F1, R1 माइनस R क्रॉस F1। वेक्टर फॉर्म हम नहीं लिख रहे, तुम लोग अपना लिंक करना, हम नहीं लिख रहे, वो वेक्टर लगा हुआ F1। दूसरे का क्या हो जाएगा सिमिलरली पैटर्न से, R2 माइनस R क्रॉस F2, R तो फिक्स है, वो वही फिक्स है, R2 का लोगे तो R2 माइनस R डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, और उसका क्रॉस लोगे किसके साथ, R2 माइनस R क्रॉस क्या हो जाएगा F2। ये अप टू एन तक लिखना, वापस रिपीट करना, R3 माइनस R F3 F2 प्लस डॉट डॉट डॉट, सबसे लास्ट टर्म लिख देते हैं, सबसे लास्ट में आएगा nth फोर्स Rn माइनस R, Rn माइनस R क्रॉस Fn। ठीक है, अब देखो गौर से इसको ऑब्जर्व करो अच्छे से, हर क्रॉस प्रोडक्ट दो टर्म में ब्रेक हो रहा है, R1 क्रॉस F1 माइनस R क्रॉस F1, जी और सेकेंड टर्म जितना भी सब में आएगा सब में R कॉमन आ रहा है। जी ऑब्जर्व करना अच्छे से, हम थोड़ा क्विकली बोल रहे हैं, हो सकता है R1 क्रॉस F1, दूसरे से आएगा R2 क्रॉस F2, पहला पहला टर्म सबका कलेक्ट कर रहे हैं, R2 क्रॉस F2, सबका फर्स्ट टर्म कर रहे हैं मल्टीप्लाई करके, R2 क्रॉस F2, और सेकेंड टर्म जब सबका लोगे ना तो माइनस RF1 माइनस RF2 माइनस RF3 माइनस RF3, सब में से R कॉमन ले लो, अंदर में बचेगा F1 से लेकर Fn तक। जी
जो वो बोल रहा था अभी शायद समर्थ बोल रहा था, ये चीज तो जीरो हो जाएगा क्योंकि F1 से लेकर Fn तक हमको पता है जीरो है। हाँ भैया तो R पे वापस से डिपेंड नहीं किया, R तो चला गया जीरो में, तो डिपेंड कहाँ किया उसको। जी तो एक्सप्रेशन क्या आ गया अपने पास टॉर्क का, R1 क्रॉस F1, R2 क्रॉस F2, R3 क्रॉस F3, जो कि 1 2 1 2 मतलब केवल उस फोर्सेस के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड कर रहा है, बट O का जो पोजीशन वेक्टर R हम माने थे वो चला गया जीरो में, चूंकि F1 से लेकर Fn तक जीरो था, तो वापस से पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। कुछ ज्यादा हो गया होगा, ज्यादा इस सेंस में कि थोड़ा मैथमेटिकल डिस्कशन हम कर दिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हो, जस्ट मजे के लिए था ये जो भी था टास्क। चलो ठीक है, फिर हम इसको क्लोज करेंगे यहीं पे रिकॉर्डिंग को।